नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी दिल्ली की है। ये कहानी 2018 की है। दिल्ली में एक इलाका है वसुंधरा एनक्लेव। यही इलाके में मनसारा अपार्टमेंट के बी ब्लॉक में तीसरी मंजिल के फ्लैट में सुमिता मैसी और उनकी बेटी समृता रहती थी। सुमिता के पति की करीब 20 साल पहले मौत हो गई थी। उस वक्त समृता महज 5 साल की थी। सुमिता खुद नोएडा के सेक्टर 142 के एक एनजीओ में ऊंचे पद पर थी, जबकि उनकी बेटी समृता पढ़ाई के बाद पिछले 5 महीने से एक 5 स्टार होटल में हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग ले रही थी। 9 मार्च सोमवार को होली का त्योहार था, इसीलिए सुमिता व समृता दोनों की ही 2 दिन छुट्टी थी। सुबह करीब 8 बजे सुमिता के घर काम करने वाली नौकरानी चंदा रोज की तरह काम पर आई। उसने गेट पर पहुंचकर डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पहले तो उसने सोचा कि शायद माँ बेटी सो रही होंगी। उसने दोबारा डोरबेल बजाई, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। चंदा ने कुछ देर और इंतजार किया, लेकिन जब तीसरी बार भी कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दिल घबराने लगा। रोज वक्त पर दरवाजा खोलने वाली सुमिता का ऐसा व्यवहार अजीब था। चंदा को अनहोनी का अंदेशा हुआ। चंदा ने दरवाजा खटखटाना जारी रखा, लेकिन उसे यह देखकर झटका लगा कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। उसने धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया, और जैसे ही वह अंदर गई, जैसे ही वह सुमिता के कमरे में पहुंची, वहां का मंजर देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था। सुमिता का शव जमीन पर पड़ा था और उसकी हालत बेहद भयानक थी। खून से लथपथ सुमिता को इस हाल में देखकर चंदा के हलक से चीख निकल गई। कुछ समझ नहीं आया तो उसने सोचा कि समृता को बुला ले। वो घबराते हुए भागकर समृता के कमरे में पहुंची, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। समृता बिस्तर पर पड़ी थी और उसका पूरा शरीर भी खून से लथपथ था। ये सब देखकर चंदा के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सभी के चेहरों पर डर और हैरानी के भाव थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा किसने और क्यों किया। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई। मौके पर क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम को बुला लिया गया। फ्लैट के बाहर खड़ी भीड़ को हटाने के बाद एसएचओ मीना ने घर के अंदर कदम रखा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह तक कांप गई। सुमिता के शरीर पर चाकू जैसे धारदार हथियार से आधा दर्जन से ज्यादा वार किए गए थे। वहीं उनकी बेटी समृता के शरीर पर अनगिनत वार के निशान थे। दोनों के कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जिससे साफ लग रहा था कि यहां लूटपाट हुई थी। पहले पुलिस को लगा कि लूटपाट का विरोध करने पर दोनों की हत्या कर दी गई, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस को अपनी यह थ्योरी बदलनी पड़ी। दरअसल घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। न ही मां बेटी के शरीर पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती के निशान मिले। पुलिस को शक था कि हत्या करने वाला या तो परिवार का जान पहचान वाला था, या फिर हत्या से पहले मां बेटी को कोई नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया गया था। यह भी संभव था कि उन्हें सोते वक्त ही मारा गया हो। क्राइम और एफएसएल की टीमों ने अपनी जांच का काम पूरा कर लिया था। डीसीपी जसमीत सिंह की निगरानी में एसएचओ तेजराम मीना और उनकी टीम ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। सबूतों को इकट्ठा करने और सभी आवश्यक पड़ताल पूरी करने के बाद सुमिता और समृता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मनसारा अपार्टमेंट सोसाइटी की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि किसी बाहरी व्यक्ति का अंदर आना लगभग असंभव था। चारों तरफ ऊंची बाउंड्री गेट पर सख्त चेकिंग और बिना फ्लैट ऑनर की मंजूरी के किसी को भी एंट्री नहीं दी जाती थी। फिर भी हत्यारे न केवल अंदर आए, बल्कि 2 लोगों की हत्या कर आसानी से फरार भी हो गए। पुलिस ने पिछले 24 घंटों में ड्यूटी पर तैनात सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर एक एक करके पूछताछ शुरू की। हर किसी से यह जानने की कोशिश की गई कि कहीं किसी ने संदिग्ध गतिविधि तो नहीं देखी। मनसारा अपार्टमेंट में सुरक्षा के लिहाज से हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, मुख्य द्वार से लेकर हर ब्लॉक, हर फ्लोर तक। कोई भी व्यक्ति किसी फ्लैट तक पहुंचे बिना कैमरों की नजर में आए नहीं बच सकता था। एसएचओ तेजराम मीना की टीम ने कंट्रोल रूम में जाकर कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी, ताकि हत्यारों के आने जाने का कोई सुराग मिल सके। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सुमिता और समृता शुक्रवार को आखिरी बार अपने अपने दफ्तर गई थीं। पुलिस का शक शुरू से ही था कि वारदात किसी जानकार ने ही अंजाम दी है। सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ के बाद यह बात और साफ होती गई।
पुलिस को अहम जानकारी समृता की सहेली प्रेरणा से मिली, जो समृता के साथ नोएडा में स्कूल के दिनों से दोस्त थी। समृता अक्सर प्रेरणा को अपनी जिंदगी की अच्छी और बुरी हर बात बताती थी। प्रेरणा ने बताया कि घटना से एक दिन पहले रविवार की रात समृता अपनी कार में अकेली घर लौट रही थी। उस दौरान उसने गाना गाते हुए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर वीडियो अपडेट किया था। स्टेटस में वह काफी खुश नजर आ रही थी। प्रेरणा ने पुलिस को बताया कि करीब 3 साल पहले समृता की दोस्ती एक पुराने दोस्त के जरिए विक्रांत नागर नाम के युवक से हुई थी। इस दोस्ती ने जल्दी ही गहराई पकड़ ली और दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। लेकिन 1 साल पहले उनके बीच अनबन हो गई थी। समृता विक्रांत से छुटकारा पाना चाहती थी और धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगी थी। प्रेरणा ने बताया कि 2-3 महीने पहले समृता की दोस्ती हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में काम करने वाले एक अन्य युवक से हो गई थी। समृता ने उसके साथ पार्टियों में जाना शुरू कर दिया था, जिससे विक्रांत को परेशानी हो सकती थी। हालांकि विक्रांत के बुलावे पर समृता कभी-कभी उसकी पार्टियों में अब भी जाती थी, लेकिन उसने यह तय कर लिया था कि वह उससे शादी नहीं करेगी। पुलिस ने जब विक्रांत नागर के बारे में और जानकारी मांगी, तो प्रेरणा ने बताया कि विक्रांत ने समृता और उसकी मां को बताया था कि उसके के माता पिता नहीं है और वह अपनी मौसी के साथ अमर कॉलोनी के गढ़ी इलाके में रहता है। वह आर्टिस्ट है। उसने 1-2 टीवी शोज में काम किया था। समृता और उसकी मां विक्रांत की आर्थिक मदद किया करती थीं। विक्रांत का घर पर आना जाना आम बात थी। वह कई बार उनके घर पर रुक भी जाया करता था। प्रेरणा ने बताया कि वारदात की खबर मिलने पर जितने भी परिचित सुमिता के घर पहुंचे थे, उनमें विक्रांत नहीं था। यह बात पुलिस को खटकने लगी। प्रेरणा ने पुलिस को विक्रांत का मोबाइल नंबर भी दिया। डीसीपी जसमीत सिंह के आदेश पर पुलिस ने तुरंत विक्रांत के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई और उसका फोन सर्विलांस पर लगा दिया। इससे यह पता लगाने की कोशिश की गई कि वारदात के समय विक्रांत कहाँ था और उससे किस किस ने संपर्क किया। अब पुलिस की जांच पूरी तरह से विक्रांत नागर पर केंद्रित हो गई थी। इसी दौरान पुलिस को मनसारा अपार्टमेंट के गार्ड्स और सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग हाथ लगे, जिनसे विक्रांत नागर की भूमिका पर शक गहराता चला गया। पुलिस को फुटेज में दिखा कि बीती रात करीब 11:15 बजे विक्रांत नागर और उसका एक साथी पैदल ही सोसाइटी में दाखिल हुए थे। दोनों सीधे सुमिता के फ्लैट की ओर गए। करीब 1 बजे फुटेज में समृता दिखी, जो फ्लैट से बाहर आकर नीचे टहल रही थी। विक्रांत कुछ दूरी पर छिपा हुआ नजर आया। थोड़ी देर बाद समृता वापस फ्लैट में चली गई। रात 3 बजे विक्रांत समृता की कार लेकर सोसाइटी से बाहर निकला। सीसीटीवी में साफ दिखा कि कार में विक्रांत के साथ एक और युवक मौजूद था। हड़बड़ी में कार सोसाइटी के गेट से टकरा गई, जिससे गेट का एक हिस्सा टूट गया। गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने बैरिकेड लगाकर कार रोक ली। विक्रांत ने माफी मांगते हुए कहा कि कार के ब्रेक में खराबी आ गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। गार्ड्स ने उसकी बात पर यकीन कर उसे जाने दिया। सीसीटीवी फुटेज और गार्ड्स की गवाही से यह साफ हो गया कि विक्रांत नागर वारदात की रात सुमिता के फ्लैट पर मौजूद था। वह कार में मौजूद युवक के साथ सुमिता और समृता की हत्या के बाद मौके से भागा था। अब पुलिस को विक्रांत और उसके साथी का पता लगाने की जल्दी थी। सर्विलांस और सीसीटीवी के जरिए उनके ठिकाने का पता लगाया जाने लगा। इसी बीच उच्चाधिकारियों के आदेश पर एसएचओ तेजराम मीणा ने न्यू अशोक नगर थाने में भादनसम की धारा 302 हत्या के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ ने जांच की पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली। पुलिस को समृता के लिव इन पार्टनर विक्रांत नागर के लापता होने की सूचना भी मिली थी। साथ ही उससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी पुलिस के हाथ लगी ही, जिससे जांच में नई दिशा मिली। अब पुलिस को यह समझने की कोशिश थी कि विक्रांत नागर का लापता होना किस वजह से था और क्या वह हत्याओं के पीछे का मुख्य आरोपी था या उसके साथ और भी लोग शामिल थे। पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी थी और इसके साथ ही उसके बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए उसके संपर्कों और रिश्तेदारों से पूछताछ जारी रखी। जांच अधिकारी एसएचओ तेजराम मीणा ने साइबर सेल और सर्विलांस की मदद से विक्रांत नागर की लोकेशन का पता लगवाया। जैसे ही विक्रांत के मोबाइल की लोकेशन जयपुर में पाई गई, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। उसी शाम को डीसीपी जसमीत सिंह के आदेश पर जयपुर के लिए 2 पुलिस टीमें रवाना कर दी गईं। जयपुर पुलिस को विक्रांत का मोबाइल नंबर और उसकी लोकेशन से अवगत कराया गया।
इसके बाद जयपुर पुलिस ने भी उस नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया ताकि विक्रांत के अगले कदम का पता चल सके और वह पकड़ा जा सके। यह कदम पुलिस के लिए एक अहम मोड़ था, क्योंकि अब उनकी पूरी टीम विक्रांत के ट्रैक पर थी और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश तेज कर दी गई थी। विक्रांत नागर को पुलिस ने 3 घंटे के अंदर जयपुर के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी की सूचना दिल्ली पुलिस को तुरंत दी गई और दिल्ली पुलिस की 2 टीमें पहले ही जयपुर रवाना हो चुकी थीं। जैसे ही वे जयपुर पहुंची, विक्रांत को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अगली दोपहर तक उसे दिल्ली वापस ले आईं। दिल्ली पुलिस में न्यू अशोक नगर थाने में विक्रांत ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उसने अपने दोस्त शैंकी शर्मा के साथ मिलकर समृता और उसकी मां सुमिता की हत्या की थी। हत्या के बाद वह जयपुर भाग गया था, जहां उसने बस से यात्रा की थी। विक्रांत ने खुलासा किया कि वह और समृता 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन समृता के तानों और लगातार उसके द्वारा दी जा रही मानसिक यातनाओं ने उसे उत्तेजित कर दिया। समृता अक्सर विक्रांत से कहती थी कि वह कमाता धमाता नहीं है और अगर शादी हो गई तो वह उसे कैसे संभालेगा। शुरू में विक्रांत इन तानों को नजरअंदाज करता था, लेकिन जब ये बढ़ने लगे तो दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। विक्रांत को सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब उसे पता चला कि समृता किसी अन्य युवक के साथ घुलने मिलने लगी थी और दोनों एक साथ घूमते थे। जब उसने 3 महीने पहले समृता से शादी का प्रस्ताव दिया तो समृता ने इसे ठुकरा दिया, जिससे यह साफ हो गया कि समृता अब विक्रांत से किनारा कर रही थी। विक्रांत ने अपने दोस्त शैंकी को एक दिन फोन कर बताया कि अगर समृता उसकी नहीं हो सकती तो वह उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। होली से 2 दिन पहले जब विक्रांत को पता चला कि समृता का नया प्रेमी होली की पार्टी आयोजित कर रहा है और समृता भी उसमें शामिल होने वाली है, तो उसने उसी दिन इरादा किया कि वह समृता को खत्म कर देगा। विक्रांत के दिमाग में एक खतरनाक योजना ने जन्म लिया। उसने इस बात से आहत होकर अपने दोस्त शैंकी को फोन किया और कहा कि वह उसी दिन मुंबई से दिल्ली पहुंच जाए। शैंकी फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ गया और विक्रांत उसे लेकर होली की रात समृता के अपार्टमेंट में पहुंच गया। होली की रात दोनों समृता के घर के बाहर छिपकर खड़े हो गए। विक्रांत ने समृता को फोन करके उसे नीचे बुलाया। जैसे ही समृता नीचे आने लगी, विक्रांत और शैंकी ने मौका पाकर घर में घुसने का रास्ता बनाया। इस दौरान सुमिता अपने कमरे में लौटकर सोने की तैयारी कर रही थी। विक्रांत और शैंकी ने रसोई से एक मीट काटने वाला चाकू उठाया और बेरहमी से सुमिता पर 7-8 वार किए, जिससे उसकी हत्या हो गई। इसके बाद दोनों ने समृता का इंतजार किया और जब वह घर लौटी और अपने कमरे में पहुंची तो विक्रांत और शैंकी ने उसे पकड़ लिया और उसके कमरे में ले जाकर चाकू से उसकी भी हत्या कर दी। हत्याएं करने के बाद दोनों ने कीमती सामान की तलाश शुरू की और कमरे में छानबीन की। वहां से उन्होंने 43,000 रुपए की नकदी और समृता के डेबिट क्रेडिट कार्ड अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद वे आधी रात को करीब 3 बजे पार्किंग में खड़ी समृता की कार लेकर फरार हो गए। हड़बड़ी में कार सोसाइटी के मेन गेट से टकरा गई और सुरक्षा गार्ड ने उसे रोका भी, लेकिन विक्रांत ने गलती का बहाना बनाते हुए माफी मांगी और फिर भाग निकला। पुलिस ने उसी शाम को विक्रांत और शैंकी के खिलाफ दर्ज हत्या के मामले में लूट की धारा भी जोड़ दी। इसके बाद दोनों को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आज की दूसरी कहानी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की है। खरगोन जिले में एक थाना आता है, भीकनगांव थाना। ये बात 2024 की है। खरगोन जिले के भीकनगांव थाना की सीमा में बसे सिराली गांव में रहने वाले किसान पूनम चंद करोड़े के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा सनावद कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ रहा है, जबकि छोटा बेटा इंदौर में रहकर हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा है। पंकज सनावद में ही किराए का मकान लेकर रहता है। वह वहां कॉलेज की पढ़ाई करने के अलावा एक बीज की दुकान पर नौकरी कर घर का खर्च चलाने में परिवार की मदद भी करता है। सनावद सिराली से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए पंकज माता पिता से मिलने 2-4 दिन में गांव भी आता रहता था। 17 मई की शाम पंकज की मां ने उसे फोन किया था और बताया था कि वह रात 9 बजे तक गांव लौट आएगा। मां बेटे की पसंद का खाना बनाकर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन 1 घंटा बीत जाने के बाद न तो पंकज आया और न ही उसकी कोई खबर आई। तब पूनम चंद ने दोस्तों के घर जाकर पंकज के बारे में पूछा। एक दोस्त दीपक ने बताया कि लालू और प्रदीप पंकज को रिसीव करने के लिए गए हैं, इसलिए उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल सनावद से बस सीधे सिराली नहीं आती। सिराली 10 किलोमीटर दूर मेन रोड पर दौड़वा गांव पर बस छोड़ना पड़ती है। फिर वहां से आदमी अपने अपने साधन से अथवा पैदल सिराली आता है।
प्रदीप और लालू दोनों पंकज के दोस्त थे। यह बात पंकज के पिता पूनम चंद जानते थे, इसलिए उनकी चिंता कुछ कम हुई। लेकिन घर लौटने से पहले वह रास्ते में प्रदीप के घर रुके और उसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि प्रदीप अभी नहीं लौटा है। पंकज रात भर नहीं लौटा और न प्रदीप से मुलाकात हो सकी। प्रदीप के सुबह मिलने पर पूनम चंद ने उससे बेटे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह पंकज को दौड़वा लेने गया था। पंकज बस से वहां आया और मेरी मोटरसाइकिल लेकर किसी से पैसा लेने चला गया। मैं बस स्टैंड पर उसका इंतजार करता रहा मगर वह नहीं आया। उसने मुझे मैसेज किया कि मेरी बाइक बाइन शॉप पर खड़ी है, सो वहां से ले लूं, और वह वापस सनावत जा रहा है। बेटा घर आने का बोलकर गांव की मेड़ तक आकर वापस लौट जाए। यह बात पूनम चंद की समझ में नहीं आई। इसी बीच दोपहर में बेटे के मोबाइल से पूनम चंद की पत्नी के पास पंकज का फोन आया, जिसमें उसने अपनी मां को बताया कि उसे जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो वापस सनावद आ गया है। कहते हैं दुनिया में हर किसी को धोखा दिया जा सकता है लेकिन मां को नहीं। इसलिए बेटे का फोन सुनते हुए अचानक वे फोन पर चीखने लगी, तू कौन बोल रहा है? तू मेरा पंकज नहीं है। फिर क्यों मुझे मां कहकर धोखा दे रहा है? बता, तू कौन है? मेरा बेटा कहाँ है? पंकज की मां फोन पर चीखी तो सामने वाले ने फोन काट दिया और मोबाइल एक बार फिर स्विच ऑफ हो गया। पंकज का पता नहीं है और उसके नंबर से कोई दूसरा व्यक्ति पंकज बनकर घर वालों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। यह जानकर पूनम चंद घबरा गए और सीधे भीकनगांव थाने जा पहुंचे, जहां टीआई मीना कर्णावत को पूरी बात सुनाते हुए बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाकर पूरी कहानी सुना दी। प्रदीप ही पंकज को रिसीव करने दौड़वा गांव तक गया था और वहां उसकी पंकज से मुलाकात भी हुई थी। प्रदीप पंकज के पिता पूनम चंद के साथ भीकनगांव थाने पंकज की गुमशुदगी दर्ज करवाने के लिए भी आया था। इसलिए टीआई श्री कर्णावत ने रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही प्रदीप से पूछताछ शुरू कर दी, जिससे देखते ही देखते टीआई भीकनगांव की ऐसी केबिन में प्रदीप के माथे पर पसीना छलकने लगा और वह जवाब देने में हकलाया तो टीआई श्री कर्णावत से पूनम चंद को वापस गांव भेज दिया, जबकि प्रदीप को थाने में बैठाकर प्रदीप के साथ पंकज को दौड़वा तक लेने गए दूसरे दोस्त लालू को पूछताछ के लिए बुला लिया। इसमें लालू ने जो बताया उससे प्रदीप सीधे सीधे पुलिस की रडार पर आ गया, क्योंकि जहां प्रदीप ने बताया था कि दौड़वा आकर पंकज उसकी बाइक लेकर किसी आदमी से पैसा लेने जाने के बाद उसकी बाइक ठेके पर रखकर वापस सनावद चला गया था, वहीं लालू ने पुलिस को बताया कि पंकज के आने के बाद प्रदीप मुझे बस स्टैंड पर छोड़कर पंकज को लेकर कहीं चला गया था, जिसके बाद प्रदीप काफी देर बाद वापस आया लेकिन उसके साथ पंकज नहीं था, जिसके बारे में पूछने पर प्रदीप ने उसे बताया था कि पंकज अपने किसी रिश्तेदार के साथ चला गया है। लालू के बयान के बाद पुलिस ने प्रदीप से सख्ती की, लेकिन वह अगले दिन 19 मई को भी शाम तक पुलिस को धोखा देने की कोशिश करता रहा। लेकिन आखिरकार उसने पंकज की हत्या कर देने की बात बताते हुए बता दिया कि उसका शव खंडवा जिले के भैरूखेड़ा जंगल में दफन है। पुलिस प्रदीप को लेकर मौके पर पहुंची तो देखा कि जिस जगह पंकज का शव दफनाया गया था वहां जमीन से उसका हाथ निकलकर बाहर आ गया था। पंकज का शव बरामद कर भीकनगांव में पोस्टमार्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया, जिसके बाद आरोपी प्रदीप से हुई पूछताछ में पूरी कहानी इस प्रकार सामने आई। सिराली में रहने वाली जिस खूबसूरत लड़की पर गांव का हर युवक फिदा था, पंकज उसे बहन मान चुका था। इसलिए मुंह बोले भाई बहन का रिश्ता होने के कारण पंकज और उस युवती माया की आपस में खूब बनती थी। प्रदीप पंकज के बेहद नजदीकी दोस्तों में से एक था, इसलिए अक्सर पंकज के साथ साथ प्रदीप की मुलाकात भी माया से हो जाती थी। दिखाने के लिए तो प्रदीप पंकज के सामने कभी अपने मन की बात नहीं करता था कि वो माया का दीवाना है, लेकिन अंदर ही अंदर पंकज के कंधे पर चढ़कर वह माया के नजदीक जाने की कोशिश करने लगा। पंकज के साथ प्रदीप से माया की मुलाकात अक्सर होती थी, इसलिए कुछ समय बाद प्रदीप ने भी माया ने उसका मोबाइल नंबर लेकर बातचीत शुरू कर दी। माया भी कहीं न कहीं प्रदीप को पसंद करती थी, इसलिए पंकज से छुपकर प्रदीप और माया की प्रेम कहानी शुरू होने लगी, जिससे इस बात की जानकारी पंकज को लग गई। इस पर उसने प्रदीप से ऐतराज जताया तो प्रदीप बोला, देख भाई, माया तेरी बहन है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वो किसी को प्यार नहीं कर सकती, किसी न किसी को तो करेगी ना, इसलिए अगर मुझे करती है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पंकज ने उसकी बात काटते हुए कहा कि मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं कि तूने कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या नहीं किया। इस पर प्रदीप ने पंकज को भरोसा दिलाया कि उसके साथ मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं है। इसके बाद भी पंकज नहीं माना और उसने प्रदीप से यह रिश्ता तोड़ने को कहा तो प्रदीप ने धीरे धीरे माया से अपनी दोस्ती खत्म करने का वादा पंकज से कर लिया,
लेकिन श्रीमाया जैसी सुंदर लड़की को प्रदीप नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह चोरी छुपे माया से एकांत में मिलता रहा। इसी बीच साल भर पहले माया की शादी दूसरे युवक के साथ हो गई, लेकिन शादी के बाद भी प्रदीप माया से लगातार संपर्क में बना रहा। यह बात एक रोज बातों बातों में माया के पति ने पंकज को बताई कि तुम्हारे एक दोस्त का अक्सर उसके और माया के पास फोन आता रहता है। यह सुनकर उस समय तो पंकज ने माया के पति से कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रदीप की खूब खबर ली। पंकज का कहना था कि प्रदीप उसकी बहन के वैवाहिक जीवन में आग न लगाए, लेकिन प्रदीप नहीं माना तो एक रोज पंकज ने प्रदीप के साथ माया की दोस्ती की जानकारी माया के पति को देकर प्रदीप से दूरी बनाने को कहा। इस पर माया के पति ने न केवल अपनी पत्नी की खासी खबर ली, बल्कि उसके सिराली आने जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी और माया का मोबाइल भी छीन लिया। इस बात की जानकारी जब प्रदीप को लगी तो उसका पंकज से विवाद भी हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचकर प्रदीप ने पंकज से माफी मांग ली। दरअसल प्रदीप ने पंकज से बदला लेने की ठान ली थी, इसलिए उससे दोस्ती बनाकर रखना भी जरूरी था। पंकज सनावद 17 मई की रात 9 बजे के लगभग दौधवा गांव पहुंच गया था। यहां प्रदीप व लालू पहले से बाइक लेकर मौजूद थे। प्रदीप ने लालू को दौधवा गांव में छोड़ा और पंकज को साथ लेकर बाइक से निकल गया। उसने लालू को बोला था कि वह कुछ देर में लौट आएगा। इसके बाद दोनों दौधवा गांव स्थित पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद निकल गए। प्रदीप ने पंकज को कहा कि अमौदा में उसकी नई गर्लफ्रेंड है, वह उसे मिलने भैरूखेड़ा के जंगल आ रही है। दोनों भैरूखेड़ा की ओर निकले। रास्ते में दोनों ने शराब पी। प्लान के मुताबिक प्रदीप ने खुद कम शराब पी और पंकज को ज्यादा पिलाई। इसके बाद दोनों भैरूखेड़ा रोड से लगे जंगल में पहुंचे। वहां प्रदीप ने सबसे पहले पंकज का मोबाइल स्विच ऑफ किया। दोनों यहां भी शराब पीते रहे। जब पंकज पूरी तरह से शराब के नशे में डूब गया और उसे होश नहीं रहा तो 1 बजे के लगभग प्रदीप ने अचानक उसके सिर पर पत्थर से वार कर दिया। वह तब तक वार करता रहा जब तक उसकी मौत न हो गई। उसके बाद शव को जंगल में गाड़ दिया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि परिवार और दोस्तों के बीच आपसी संवाद और समझदारी बहुत जरूरी है। अगर किसी इंसान की आदतें या व्यवहार अचानक बदलने लगें तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अजनबियों या कम जान पहचान वालों पर आंख मूंद कर भरोसा करना हमेशा खतरनाक हो सकता है। यह भी सिखाता है कि मुश्किल समय में परिवार और करीबी दोस्तों का साथ सबसे अहम होता है। अगर कोई गड़बड़ी महसूस हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी सतर्कता बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकती है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि सतर्कता, समझदारी और सही समय पर सही कदम उठाने से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।